हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खत्म किया था फ्रैक्शन पे हमने इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्रैक्शन के बाद जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि एक नया सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब ज्योमेट्री जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, या फिर उसके अलावा एसएससी सेंट्रल में जाते हैं, एसएससी, यूपीएससी, आईएसपीसीएस, सबकी दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जीरो लेवल से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एंड तक उसमें पहुंचेंगे। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा और ये लेक्चर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम के लिए इसके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति में सबसे पहले आपने देखा होगा कोई भी चीज स्टार्ट कहां से होती है, कोई भी रचना हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से, यानी कि कोई भी एक रचना हो, किसी भी आकृति को बनाना या किसी भी रचना को करना है या फिर किसी भी कला को, ड्राइंग को बनाना, हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं गणित की भाषा में, बिंदु यानी कि पॉइंट। बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। बिंदु क्या है? बिंदु ये है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है, यूक्लिड ने मना किया था, मतलब इसकी कोई अनडिफाइंड चीजें हैं ये सारी। ठीक है, बिंदु, बिंदु को हम परिभाषित नहीं कर सकते। बिंदु क्या है? कोई ऐसा एक पॉइंट जो हमें दिया हो, गिवन हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते बिंदु। बिंदु से क्या बनेगा? मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु अपने पास यहाँ है, ठीक है, दो पॉइंट, जब दो पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट अपने पास यहाँ है, ठीक, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, जब दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ठीक है, जब दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो इस किसका निर्माण होता है? एक रेखा का। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, एक पॉइंट ए था, एक बी था, हम दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। ठीक है, अब रेखा की परिभाषा कोई पूछे तो रेखा क्या कहलाएगी? रेखा दो पॉइंट्स को मिलाकर बनती है और रेखा हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर की तरफ भी बढ़ाई जा सकती है और इधर की तरफ बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा दो पॉइंट्स को या दो बिंदुओं को मिलान करने से जो आकृति प्राप्त होती है या हमें रेखा प्राप्त होती है। तो रेखा क्या है? दाया बाईं ओर भी बढ़ाई जा सकती है, दाईं ओर। बाईं ओर दाईं ओर का मतलब ये है, मतलब जिस दो पॉइंट से बनाई गई है उसके राइट में भी जा सकते हैं और इस वाले के लेफ्ट में भी जा सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये भी है, ये ए है, अगर हम दोनों इन दोनों को मिला दें तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। तो रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुई है उसके दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, रेखा के बाद आता है रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट समझ में आ रहा होगा नहीं, यानी कि लाइन सेगमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी लाइन पर, किसी भी लाइन को हम ले लें, इस लाइन को ले लें चाहे इस लाइन को, इस पर एक निश्चित लंबाई का हम खंड काट लें या निश्चित लंबाई को हम काट कर बाहर निकाल लें। ठीक है, इसको हमने मान लीजिए इतना पार्ट हमने काट के बाहर निकाल लिया, इसका लेंथ है 5, तो ये 5 ही होगी। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक निश्चित लंबाई की रेखा को किसी लाइन में से काटकर या कोई एक निश्चित लंबाई की रेखा, ठीक है, उसको हम रेखा खंड कहते हैं। मतलब उसको घटाया बढ़ाया जा सकता नहीं है। ठीक है, रेखा को हम बढ़ा सकते हैं, लाइन को दोनों तरफ, चाहे जिधर से रेखा बनी है इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी, यानी जैसे रेखा बनी है चाहे ऐसे बनी है तो इधर भी बढ़ाई जा सकती है और इधर भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट में एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक निश्चित लंबाई की रेखा, निश्चित लंबाई की रेखा या रेखा से काटा गया एक छोटा सा खंड या रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इसमें रे। ठीक है, रेखा की पढ़ ली, रेखाखंड पढ़ लिया। अब रे क्या होता है? रे यानी कि किरण, हिंदी में बोलेंगे किरण, इंग्लिश में यानी कि रे। तो रे क्या होता है? कोई एक निश्चित पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और एक ही तरफ बढ़ते चले जाएं। ठीक है, निश्चित पॉइंट से स्टार्ट करके एक ही पॉइंट पर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं, किसी एक ही दिशा में बढ़ते चले जाएं, तो एक रे का निर्माण होता है यानी कि किरण। ठीक है, तो रे में आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक निश्चित होता है, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट एक
निश्चित पॉइंट है ओ ए, हम एक पॉइंट आगे बढ़ाते चले जा सकते हैं तो रे बनती चली जाती है। तो रे को हम क्या कर सकते हैं, एक ही दिशा में बढ़ाई गई रेखा, ठीक है। रे को इस तरह डिनोट किया जाता है, ए बी एक रेखा रे मान लेता हूं मैं, जिसमें ए से स्टार्ट होकर बी की तरफ रे बढ़ती चली जा रही है, रेखा बढ़ती चली जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रे, ठीक है। एक निश्चित पॉइंट से स्टार्ट होकर एक तरफ भागने वाली या एक तरफ चलने वाली क्या रेखा, ही हमें रे कहलाती है। रेखा को हम डिसाइड करते हैं इस तरह, ए बी अगर मान लेते हैं रेखा है तो ए बी पर हम ऐसे डैश लगा देते हैं, तो ये रेखा का साइन है, यानी इसको हम लाइन को इस तरह डिनोट करते हैं, ए बी एक लाइन है, ठीक है। और ये किसका साइन है, ये है रे का, यानी कि किरण का, ठीक है। लाइन सेगमेंट पता ही है, लाइन सेगमेंट छोटा सा सी डी मान लेता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार ये होता है रेखा, ये हो गया रे, ठीक है। अब रे क्या है, इधर भी बढ़ सकती है इधर भी बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे कोई सन है, सन या सूरज से हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका निश्चित है, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है रेस, ठीक है। तो इसको हम रे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बढ़े। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जाम में दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आप देख लीजिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए अपने पास एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो ये मान लीजिए अपने पास एक रेखा है, इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। एक ए से इधर बढ़ा दिया, बी से थोड़ा इधर बढ़ा दिया, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर बनने वाले, ठीक है। एक ही लाइन पर आ रहे दो से अधिक या दो या दो से अधिक बिंदुओं को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि संग्रहित बिंदु कहते हैं। एक पॉइंट में मान लेता हूं P, इस लाइन पर एक पॉइंट Q मान लेता हूं R और S, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी संग्रहित बिंदु होते हैं ये एक रेखा पर ही आने चाहिए, ठीक है। P Q R S, यहाँ चार बिंदु, यानी कि दो या दो से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर लाई करें या एक रेखा पर आए तो उनको हम संग्रहित बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लिख लीजिए कोलिनियर पॉइंट्स, इसी लाइन पर या रेखा पर आने वाले दो या दो से अधिक पॉइंट से अधिक बिंदु या पॉइंट्स, बिंदुओं को एक ही लाइन पर आने चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, यानी कि संग्रहित बिंदु कहते हैं। संग्रहित बिंदु एक ही रेखा पर आने वाले, ठीक है। अब कोलिनियर हो गया और असंग्रहित लिखेंगे, ठीक है। कोलिनियर के बाद असंग्रहित हो गया। कोलिनियर यानी कि जो हमने लिखा इसमें संग्रहित बिंदु, अब आएगा असंग्रहित यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसको हम असंग्रहित बिंदु कहेंगे। अच्छा, जो बिंदु एक ही लाइन पर आते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर या कोलिनियर या संग्रहित बिंदु। अब जो एक लाइन पर ना हो, मान लीजिए एक P है, एक Q है, ये R है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ठीक है। अगर ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब एक P पॉइंट यहाँ है, Q R यहाँ है, ये, तो ये तीनों एक ही लाइन पर नहीं लाई कर रहे हैं, यानी कि Q बिंदु इधर आ रहा है एक लाइन पर, P इधर है, R इधर है, ठीक है। जब किसी भी कोई दो या दो से अधिक बिंदु एक लाइन पर लाई नहीं करते तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर या असंग्रहित बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह ये याद करेंगे आप, बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप डायग्राम से आराम से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कॉन्करेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं क्या होती है, संपाती रेखाएं यानी कि कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। याद रखिएगा जब भी दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पर आके मिले, दो या दो से अधिक लाइन जब एक ही पॉइंट पर आके मिले तो वो क्या कहलाती है, संपाती रेखाएं कहलाती है। जैसे पी क्यू आर एस और टी यू। देखिए पी क्यू रेखा है, ये आर एस रेखा है, रेखा का साइन, ऐसी ही टी यू रेखा है, ठीक है। ये तीनों की तीनों
एक ही पॉइंट पर आके मिल रही हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट ये तीनों की तीनों एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक संपाती रेखाएं कहलाएंगी। तो पी क्यू आर एस और टी यू क्या है, संपाती रेखाएं, क्योंकि ये एक पॉइंट ए पर आकर मिल रही हैं। तो इस तरह इसको समझ सकते हैं, संपाती रेखाएं या कॉन्करेंट रेखाएं क्या कहलाती हैं या क्या होती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम, ज्योमेट्री लाइंस के हमने फॉर्म समझ लिए। अब पढ़ते हैं हम कोण। कोण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो अब पढ़ते हैं कोण यानी कि एंगल, एंगल्स यानी कि कोण। कोण क्या होता है, रेखाओं के बारे में पता चला। जब दो रेखाएं, ठीक है, मान लीजिए एक रेखा अपने पास ए बी है, ठीक है, और एक रेखा है अपने पास पी क्यू। जब दो रेखाएं किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाए या दो रेखाओं के बीच कोई कॉमन पॉइंट बन जाए तो वो कोण का निर्माण करती हैं। जैसे मान लीजिए ए बी रेखा इस प्रकार की, अब इसमें जो है पी को मैं ना लेकर इसको बी से मिला देता हूं, पी को, ठीक है। जब दो रेखाएं आपस में किसी पॉइंट पर जाके मिल जाए, ठीक है, तो ए बी और क्यू बी क्या निर्माण करेंगे, कोण का निर्माण करती हैं, ठीक है। सिंपल परिभाषा है, कोण या एंगल कहलाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कहां से कहां तक लेते हैं, 0 से लेके 360 डिग्री आम भाषा में, ठीक है। 360 से भी ऊपर जा सकते हैं वैसे तो, लेकिन जो पूरा एक एंगल होता है, पूरा एक चक्कर होता है, यानी कि सर्किल कितने पे बनता है, 360 डिग्री का, तो उसको हम कॉमनली 360 डिग्री पर ही मान के चलते हैं। तो वृत्त का जो पूरा एंगल बनेगा, या फिर वृत्त को इसको मिड पॉइंट मान लें, मिड पॉइंट से कोई अगर वृत्त बनाते हैं तो वो 360 डिग्री का पूरा एक एंगल बनाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, ठीक है, वृत्त मान लीजिए, कोई सन मान लीजिए या चूड़ी मान लीजिए, ठीक है, या चंदा मान लीजिए, इसमें अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये पूरा एंगल अपने पास 360 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो कोण क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, दो लाइंस को किसी एक पॉइंट पर मिलाकर हम क्या कोण का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा समझिए, दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर जाकर मिले तो वह क्या करती हैं, कोण का निर्माण करती हैं, यानी कि एंगल का निर्माण करती हैं। इस कोण के आधार पर कुछ इनके टाइप्स है या प्रकार है। पहला देख लेते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, मान लीजिए एक रेखा ए बी है, अगर इसका मैंने बताया 360 डिग्री तक क्या आता है, 0 10 20 30 ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं इसको 90 डिग्री से कम मान लू, ठीक है, थीटा है, ए बी रेखा पर हमने एक पॉइंट बनाया, ठीक है, ए बी, इसको सी मान लेता हूं, ठीक है। ए बी पर हमने एक कोण बनाया जो थीटा डिग्री है। अगर ये थीटा का मान छोटा हो 90 डिग्री से तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कहलाएगा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। या फिर किसी कोण का मान जब 90 डिग्री से कम हो तो वो एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या कहलाएगा, किसी भी लाइन पर अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बना दूं, ठीक है, ए बी लाइन है, तो कोई कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, यानी कि थीटा बराबर टोटल 90 डिग्री हो, तो उसकी वैल्यू या उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण यानी कि राइट एंगल बोलेंगे। इसके बाद आता है अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस, ठीक है। ऑब्ट्यूस क्या हुआ, जब 90 से छोटा ले लिया, एक बार 90 ले लिया, अब 90 से बड़ा लेंगे, ठीक है। तो जब कोई कोण, देखिएगा सीधी लाइन कर लीजिए, जब कोई कोण ए बी पर हमने कोई कोण बनाया, ये 90 था, इससे थोड़ा और बढ़ा जाएंगे, ठीक है, ये यहां तक 90 माना था हमने, ठीक है, 90 से बढ़ा जाएंगे तो हमने ये मान लिया ये है टोटल 120 डिग्री का। तो 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 से छोटा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। थीटा की वैल्यू, जब इसको थीटा मानिएगा समझाने को, ये थीटा, जब थीटा हो 90 डिग्री से बड़ा और थीटा ही वैल्यू हो कितना, 180 से छोटा, ठीक है। तो दोनों को मिला के लिखेंगे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 से लेके 180 हो, या फिर 180 से छोटा और 90 से बड़ा वाला कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। नेक्स्ट आ जाइए स्ट्रेट एंगल यानी कि ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या होगा, सीधा 180 डिग्री का कोण, ठीक है, चांदा देखा होगा आप लोगों ने। तो 180 डिग्री जिसका मान, कोण जिसका मान कितना हो, यानी कि जिसका मान कितना हो
बराबर 180, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल यानी कि ऋजु कोण बोलते हैं। थीटा बराबर 180 डिग्री कोण क्या कहलाता है अपना, स्ट्रेट एंगल यानी कि ऋजु कोण कहलाता है। इसमें हम ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा हम थोड़ा देखेंगे अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं। ठीक है, पूरक और संपूरक कोण, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है। ठीक है, पूरक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स लिखिएगा, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जब दो कोण एक दूसरे को, दोनों कोण का मान मिलाकर जब 90 डिग्री बैठे, या फिर कोई मान लीजिए अपने पास दो कोण है, डायग्राम के हिसाब से समझिए। मान लीजिए हमने कोई 90 डिग्री का एक कोण बनाया, ठीक है, जब इसमें हमने एक लाइन बीच में खींच दी, ठीक है, इसमें हमने एक θ1 माना और इसमें ये θ2 माना, तो देख सकते हैं आप डायग्राम के हिसाब से θ1 यहां से यहां तक है प्लस θ2 बराबर कितना आ रहा है 90 डिग्री। देख सकते हैं इसका प्लस इसका मान दोनों मिलाकर कितना होंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो जब दो कोण हो जिनको मिलाकर वैल्यू 90 डिग्री है, इस तरह याद रखिएगा सिंपल फॉर्म में, तो क्या कहलाते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यदि θ1 बराबर में 45 डिग्री मान लो, ठीक है, तो θ2 की वैल्यू आप बताइए, θ2 की वैल्यू क्या आएगी, जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब θ1 दे रखा हो 45 डिग्री, पूछा हो θ2 यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरक की वैल्यू बताइए, तो θ2 की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। जब पूरा जो एंगल है वो कितने का 90 डिग्री का, उसमें से मैं θ1 की वैल्यू घटा दूंगा तो अपने पास θ2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 सीधे सीधे अपने पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई एंगल हमें एग्जाम में दिया हो, मान लीजिए एग्जाम्पल में यदि दे रखा हो अपन को कोई कोण या एंगल 35 डिग्री है, इसके पूरक कोण का मान बताइए या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम मान पूछे, तो पूरक क्या हो जाएगा, जब मैंने बताया था पूरक कोण वो होते हैं जो एक दूसरे को 90, दोनों को मिलाकर मान क्या आना चाहिए 90 डिग्री। तो एक एंगल दे रखा अपन को 35 डिग्री, दूसरे का मैं मान लेता हूँ थीटा, वो दोनों मिलाकर कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू सीधे सीधे कितने आएगी, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो 90 माइनस 35 यानी कि जो अपने पास बचेगा वो आएगा 55 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो एंगल मिलाकर आपस में 90 डिग्री का मान पैदा करें या 90 डिग्री मान बनाए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आता है अपने पास सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण। दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो संपूरक कोण क्या कहलाते हैं, इसमें 90 डिग्री बनता है। संपूरक कोणों में दो कोणों का मान ऐड करने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। जिस प्रकार इसमें θ1 प्लस θ2 था 90, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री में आता है θ1 प्लस θ2 बराबर 180, यानी कि दोनों एंगल मिलाकर वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यदि क्वेश्चन में दिया है यदि कोई θ1 की वैल्यू दे रखी है आपको मान लो 175 डिग्री, θ2 यानी कि आपको संपूरक कोण पूछा है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, या फिर संपूरक कोण की वैल्यू बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे आप लगाएंगे। जब θ1 प्लस θ2 क्या पढ़ा है हमने, θ1 प्लस θ2 180, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं एक दूसरे को 180 मान देते हैं। तो θ1 प्लस θ2 180, θ1 की वैल्यू 175 दे रखी है, θ2 हमसे पूछ रहा है बराबर 180, इसको उठा के इधर लाएंगे तो θ2 अपने पास आ जाएगा सीधे सीधे 5 डिग्री। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पूरक हो गए, संपूरक हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरक कोण जिन दो कोणों का मान मिलाकर 90 डिग्री है तो वो पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और जिन दो कोणों का मान मिलाकर यानी कि योग कितना आना चाहिए 180, तो वो संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल क्या कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल
या एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या कहलाते हैं? मान लीजिए कि एक कोण ऐसा है, ये ए बी सी। अच्छा, एक बेसिक चीज याद रखिएगा, जैसे हमें दिया हो वो एग्जाम में, ये ट्राइंगल है, ठीक है। यदि दे रखा हो एंगल ए बी सी बराबर है 40 डिग्री, एंगल बी ए सी बराबर है 50 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे कौन सा एंगल 40 है कौन सा 50? तो इसको याद रखिएगा, जिन एक पॉइंट ये है ए, एक ये है सी और बीच में है बी, तो जो बीच में होता है उसी का मान कितना होता है जो उसमें दिया होता है। जैसे ए और सी के बीच में बी आ रहा है, तो ये ए है, पहले ए से कहां बढ़ेंगे? बी की तरफ। ए से बढ़े हम बी की तरफ, ठीक है। फिर कहां जा रहे हैं? सी की तरफ। इससे बढ़ेंगे सी की तरफ। तो जो बीच में होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? वही दी होती है, तो 40 डिग्री ये हो जाएगा। इसमें आइए बी ए सी में, बी ए सी यहां से बढ़ी बी ए, बी से ए की तरफ जाएंगे फिर सी की तरफ जाएंगे, तो ये 50 डिग्री किसकी वैल्यू है? जो बीच में है। तो बी ए सी बीच वाले की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो इसको याद रखिएगा, जो बेसिक फंडा है, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल जब दो कोण दे रखे हो, मान लीजिए एक कोण ये है और एक कोण अपने पास ये है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी एक एंगल ये है अपने पास और ए बी डी एक एंगल ये है अपने पास, ठीक है। इसको मैं θ1 मान लेता हूं, इसको θ2 मान लेता हूं। तो आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? जिन दो कोणों को या फिर जिन दो कोण या के बीच में एक कॉमन लाइन आ जाए, ठीक है, या फिर एक भुजा उनके बीच में उभयनिष्ठ हो, ठीक है, यानी कि बीच की दोनों में आ रही हो, इस वाले एंगल में भी आ रही हो, इस वाले एंगल में भी आ रही हो, यानी कि दो एंगल के बीच में जब कोई भुजा कॉमन आ जाए तो वो एक दूसरे के आसन्न यानी कि एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो θ1 θ2 के बीच में कौन सी कॉमन भुजा है? ए बी। तो θ1 और θ2 क्या होंगे? आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। एक दूसरे से आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, इस तरह दिया हो, ठीक है। तो ये और ये एंगल एडजेसेंट होगा, ये इसके एडजेसेंट होगा, ठीक है, और ये इसके एडजेसेंट होगा। तो याद रखिएगा, एडजेसेंट एंगल के बीच में हमेशा एक भुजा कॉमन रहती है, तभी वो एक दूसरे के एडजेसेंट यानी आसन्न कोण कहलाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाते हैं? सिंपल याद रखिएगा, मान लीजिए मैंने एक्स बनाया, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एक ये और एक ये, ठीक है, और इसी प्रकार एक ये और एक ये, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? किन्हीं पॉइंट पर या फिर कोई मिक्स पॉइंट हो, बीच में कोई पॉइंट हो तो उसके अपोजिट साइड्स में, ठीक है, अपोजिट साइड में बीच में कोई मिड पॉइंट हो या क्रॉस पॉइंट हो या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट हो दो लाइंस का, तो उनके लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट के अपोजिट बनने वाले, ठीक है, एक ये एंगल बराबर इसके होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इसको मान लेता हूं, इसको 3 मानता हूं, इसको 4, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 कौन सा हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट यानी कि शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसी प्रकार 3 के बराबर 4 होगा, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल भी समझ गए। आसन्न कोण मैंने बता दिए जिनके बीच में उभयनिष्ठ लाइन यानी कि कॉमन साइड होनी चाहिए, ऐसे शीर्षाभिमुख में अपोजिट साइड, अब किसी भी क्रॉस पॉइंट या किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट के अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कह रहा है एक कोण अपने संपूरक का 1/5 है तो कोण का मान बताइए, ठीक है। संपूरक क्या होता है? हमने बताया था, जब दो कोण एक दूसरे को 180 यानी कि दो कोण जो हो उनका योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। मान लीजिए एक एंगल x मान लेता हूं, ठीक है, संपूरक का 1/5 है, एक x मान लिया,
तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/5x। कोई भी मान लेता हूँ, इसको इसका 1/5 मानिए, चाहे इसको इसका 1/5 मानिए, दोनों का योग कितना आना चाहिए 180। ठीक है, एक एंगल दूसरे एंगल, ठीक है, इसका ये 1/5 है, या इसको हम 1/5 इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दो एक दूसरे के एक क्या है संपूरक भी है, तो संपूरक में क्या होगा, पहले का योग प्लस दूसरे का योग कितना आना चाहिए 180, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री 180 एंगल आता है। ठीक है, ओ सॉरी सप्लीमेंट्री में 180 आता है टोटल। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे हम, कैसे ऐड करेंगे, 5 कॉमन। ठीक है, नीचे लिख लीजिए 5 एलसीएम लिया, इसके बाद यहाँ 1 मान लेता हूँ, तो ये आएगा ऊपर x और सॉरी 5x, और इधर आएगा अपने पास x बराबर 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको, 5x प्लस x हो जाएगा अपने पास 6x बटे 5 बराबर 180 डिग्री। तो सॉल्व करने पे आएगा 6x बराबर 180, 18 पंजे 90 यानी कि 900। x की सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6 कम 6 6 पंजे 30 यानी कि 150 डिग्री। अब सॉल्व कर सकते हैं, जब x बराबर 150 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा 1/5x, यानी कि दूसरा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू है अपने पास 150, दूसरा एंगल है अपने पास 1/5x, 1/5 इंटू 150 पढ़ेंगे तो आएगा 30 डिग्री। अब दोनों संपूरक भी है, देख सकते हैं 150 प्लस 30, दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी आ रही है 180। ठीक है, ये क्रॉस चेक भी हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, बता देता हूं मैं। ये होता है डिग्री, ये होता है मिनट, ये होते हैं सेकंड। ठीक है, अब अगर इसका पूरक कोण क्या होगा, पूरक यानी कि जब दो कोण दोनों का योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, एक मान लेता हूं मैं x प्लस एक एंगल हमें दे रखा है 49 डिग्री, 49 मिनट और 49 सेकंड बराबर कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 90 माइनस 49 और 49 सेकंड। ठीक है, माइनस इससे डायरेक्ट करेंगे हम, तो कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से, माइनस करना है सीधे सीधे। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं कैसे, याद रखिएगा 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये है डिग्री, ये है मिनट और ये है सेकंड। नोट कर लीजिएगा इसको, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं 89 डिग्री और 60 मिनट। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि हमने 1 डिग्री यहाँ से उधार लिया, तो ये मिनट इधर जाके क्या हो जाएगा, वो इधर जाके डिग्री इधर जाके मिनट में चेंज हो जाएगा। 1 डिग्री को हम इधर ले गए तो 60 मिनट, उसमें 60 मिनट में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसमें से अभी भी नहीं घट पाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम इधर ले जाएंगे। जब इसमें से 1 मिनट उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री 60 सेकंड और यहाँ बचेगा 59 डिग्री। ठीक है, 59 मिनट। ठीक है, तो 90 डिग्री को हमने लिखा 89, 59 और 69 सेकंड। 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। अब इसमें से हम माइनस कर सकते हैं, किसको माइनस करना है, 49 डिग्री 49 मिनट और 49 सेकंड। 49 डिग्री 49 मिनट और 49 सेकंड, इसको हम माइनस करेंगे, सीधे सीधे अपने पास कॉम्प्लीमेंट या पूरा को आ जाएगा। माइनस किया, हासिल ली, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 9 में से 9 गए 0 और ये बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 40। तो उत्तर आएगा अपने पास जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा यानी पूरा 40 डिग्री 10 मिनट 11 सेकंड। ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, क्या किया हमने, 90 डिग्री को 49 89 इसमें से 1 डिग्री ली, तो 90 डिग्री में से 1 डिग्री बाहर निकालेंगे तो बचेगा 89 डिग्री। 89 को हमने इधर ले जाकर मिनट में चेंज किया, तो सॉरी 89 में से हमने 1 मिनट निकाल ली, सॉरी, और क्या किया इसमें 89 में से 1 डिग्री निकाली, वो इधर जाके मिनट में चेंज कर लिया हमने 59 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, वो 60 में से फिर हमने सेकंड निकाले, तो वो यहाँ 60 सेकंड इधर आ गए, यहाँ 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 60, 60 में से 1 घटाएंगे तो 59। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई हमें आकृति दे रखी, ठीक है, इसमें एंगल 1 2 3 4 5 6। अब वो कह रहा है आसन कोणों का युग्म बताइए, यानी एडजेसेंट
जो एंगल्स है उनका पेयर बताइए और शीशा विमुख का भी पेयर बताइए। पेयर कैसे बताएंगे इसमें, मैंने बताया था आसन्न कोणों के बीच में हमेशा क्या कॉमन रहती है एक साइड। तो देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में ये साइड कॉमन है, तो 1 और 2 आसन्न कोण का एक युग्म हो गया, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 पहला युग्म ये हो गया यानी पेयर। 2 और 3 के बीच में भी एक साइड कॉमन है, तो एंगल 2 एंगल 3 भी एक पेयर है आसन्न कोणों के लिए, ठीक है। और 3 और 4 के बीच में भी एक साइड है कॉमन, 4 और 5 के बीच में भी है, 5 4 लिखी है, 4 5 लिखी, बात एक ही है। 5 और 6 के बीच में भी है, 6 और 1 के बीच में भी एक साइड है। तो ये तो आसन्न कोण है, यानी कि ये हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये अपने एडजेसेंट एंगल पेयर हो जाएंगे, ठीक। अब कह रहा शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख ने बताया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए चेक कर लेता हूं मैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो यहाँ कट डाउन बिंदु हो तो उनके अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं, देखिए एक के अपोजिट में एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक के अपोजिट में कौन सा है, ये साइड इधर जा रही है, ये साइड इधर जा रही है, एक के अपोजिट में 4 है, पहला हो गया पेयर 1 बराबर 4 के, ठीक है। दूसरा अब देखिएगा इसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये 2 और 5, ठीक है, एंगल 2 बराबर एंगल 5। अब देखिए 6 और 3 के बीच में ये लाइन जा रही है, 3 बराबर 6 के। इस प्रकार आप पेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं आसन्न कोणों के लिए, साइड कॉमन जिनमें हो वो आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। शीर्ष विमुख के लिए जहाँ कटान बिंदु हो, ठीक है, अलग अलग बना सकते हैं वैसे तो आप इसको, ठीक है, जहाँ कटान बिंदु हो इसके अपोजिट साइड में जो एंगल बनेंगे वो उसके शीर्ष विमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ये एक आकृति अपने पास कह रहा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताइए। ये 45 दे रखा है, ये 45 है, ये एक्स पूछा है, वाई पूछा है और जेड पूछा है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, रिज्यू कोण स्ट्रेट सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए अपने पास, सबसे पहले कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो एक स्ट्रेट लाइन हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का रिज्यू कोण का मान कितना होता है, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो याद रखिएगा एंगल 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए अपने को 180। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू सीधे सीधे आएगी 45 90, इधर जाएगी तो 90 डिग्री, ये आ गया अपने पास 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 है, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये और ये, जब ये कॉमन लाइन एक इधर जा रही है ये इधर जा रही है तो ये इसका शीर्ष विमुख होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। देख ध्यान से देखिएगा, ये लाइन इधर है और ये लाइन इधर जा रही है, तो ये इसका शीर्ष विमुख होगा, दिखाई दे रहा है आपको। तो जेड बराबर कितना होगा 45 डिग्री सीधे सीधे, ठीक है। अब ये पूरी फिर स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह इसको हटाएंगे, नीचे वाली लाइन जो है वो पूरी की पूरी क्या है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये एंगल है वाई, ये हमने निकाल लिया 45, तो वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, वाई प्लस 45 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है 180 होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 45, यानी कि 180 में से अगर मैं 45 माइनस करूंगा तो अपने पास बचेगा 5 और 7 में 4 गए 3, 135 डिग्री इसका मान आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 90 डिग्री, जेड है अपने पास 45 डिग्री और वाई की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। इस तरह आप बेसिक तरीके से जो मैंने आपको समझाए फंडे उनसे एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अच्छे लेवल के और क्वेश्चन करेंगे और उसमें ज्योमेट्री में भी हम देखेंगे क्या क्या डेफिनेशन है और क्या क्या किस तरह की डेफिनेशन हमें करनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।